नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अगली अपने उस कड़ी का अगला चैप्टर है, अगली कड़ी है भूगोल। भूगोल से अपन अगली कड़ी लेके चल रहे हैं। तो इसमें अपन जो भी बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अपना अंतिम टाइम है, जैसे जैसे अपना एग्ज़ाम नज़दीक आता है, अपना जो स्टडी मटेरियल है वो शॉर्ट होता जाना चाहिए, है ना, और अंत में इस शेप में आ जाना चाहिए। और इसी कड़ी का ये आपका अगला वीडियो है जो आप राजस्थान भूगोल है। पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक विवरण। राजस्थान का भौगोलिक विवरण तो देखिए दोस्तों कि राजस्थान का जो पहले पृथ्वी थी ये दो स्थलों में थी, है ना। मुख्यतः पहला था पेंजिया और दूसरा था पेंतलासा। पेंजिया वो भाग था जो स्थलीय भाग था और पूरी पृथ्वी का 29% था, मात्र 29% था। और जो दूसरा भाग था जो पेंतलासा था वो जलीय भाग था, महासागरीय भाग था और वो 71% था। और कालांतर में ये जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट जाता है। एक भाग अंगारा लैंड बन जाता है और दूसरा गोंडवाना लैंड बन जाता है। और इसका जो बीच में भूसन्नति पैदा होती है उसको 33 महासागर कहते हैं। आपने एक रामायण में एक वाक्य देखा होगा जिसमें श्री राम उत्तर की ओर तीर चलाते हैं और कहते हैं कि वो समुद्र सूख जाता है। वो 33 महासागर का वाक्य है ना। वो सच है कितना झूठ है वो अलग बात है, लेकिन 33 महासागर के बारे में उस रामायण के उस पार्ट में 33 महासागर के बारे में बातचीत हो रही होती है। तो चलो आगे देखते हैं। अंगारा लैंड ये पेंजिया का उत्तरी भाग जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ है। दूसरा है अपना गोंडवाना लैंड। दूसरा कौन है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। और तीसरी अपनी है भूसन्नति 33 सागर। 33 सागर एक भूसन्नति है। भूसन्नति का मतलब होता है कि जो पृथ्वी अंदर गर्त के रूप में धस जाती है उसको भूसन्नति बोला जाता है। 33 सागर एक भूसन्नति है जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। अगला स्लाइड देखते हैं कि राजस्थान का निर्माण, है ना, दो चीजों से हुआ है, जी और टी। आपका शॉर्ट ट्रिक है जी और टी। जी मतलब कि गोंडवाना लैंड, टी मतलब कि 33 सागर, है ना। गोंडवाना लैंड को फिर से अपन दो भागों में बांट सकते हैं, अरावली और हाड़ौती, और 33 सागर को मरुस्थल और मैदान। जो अरावली है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश जो कि जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और जो नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है वो है मैदान। वो कौन सा है? मैदान। अरावली और वह हाड़ौती भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का आप ये सब जानते हो कि प्रायद्वीपीय पठार ये जो दक्षिणी भारत है इसका ये जो हिस्सा है, ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये अरावली और हाड़ौती इस प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, जबकि मरुस्थल व मैदानी भाग भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। अगली स्लाइड देखते हैं कि अगली स्लाइड राजस्थान स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार ये अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर तो आप जानते हैं। अक्षांश मतलब कि पृथ्वी पर काल्पनिक खींची गई आडी रेखाएं। जो ये आडी रेखाएं हैं वो अक्षांश है और जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर है। जो खड़ी रेखाएं हैं वो है देशांतर। तो देखते हैं राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार उत्तर पूर्व में। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बांटो, है ना। एक समझना मेरी बात को कि समझो कि ये आपका
पूरी पृथ्वी है और इसको आप 4 भागों में बांटते हो, है ना। तो ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। इधर इसके 2 पार्ट में बांटो तो ये तो हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। जो अपना राजस्थान है वो यहाँ पर है, जो राजस्थान है वो यहाँ पर है। तो आप ध्यान दो कि राजस्थान किस दिशा में हो गया, तो उत्तर और पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर और पूर्व दिशा में। राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, भारत में ये उत्तर पश्चिम है, भारत में कहाँ पे है, ये उत्तर पश्चिम में। ध्यान दो, देखिए एक बार कि उत्तर पश्चिम में कैसे है भारत के ये राजस्थान, कि आपने भारत का नक्शा देखा होगा। भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आप थोड़ा सा रुको, मैं बनाता हूँ। ये भारत का नक्शा है, ये भारत का। अब देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, और राजस्थान ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। तो उत्तर और पश्चिम दिशा में राजस्थान भारत के पड़ता है ना। राजस्थान भारत के किस दिशा में पड़ता है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। आगे देखते हैं भारत का राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांश 23.3 डिग्री से लेकर 30.12 डिग्री पर है, जिसका जो ये भाग है बोराकुंडा और कोणा गांव, है ना। ये जो गंगानगर का कोणा गांव है जो सब राजस्थान के सबसे उत्तर में है, तथा दक्षिण का बोरकुंड गांव जो बांसवाड़ा में है, ये सबसे दक्षिणी पार्ट में है, ठीक है। तो ये 23.3 डिग्री पे, ये 23.3 डिग्री पे है। कोणा गांव कहाँ पे, 23.3 डिग्री पे है, और बोराकुंड गांव 30.12 डिग्री पे है। आगे देखते हैं जिला बांसवाड़ा, है ना, ये बांसवाड़ा में है और ये गंगानगर पर। यदि अपन राजस्थान के यहाँ से यहाँ आते हैं, इस उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी नापते हैं, तो ये कुल दूरी पड़ती है 826 किलोमीटर। कितनी पड़ती है, 826 किलोमीटर। आगे देखते हैं देशांतरी विस्तार कि राजस्थान 7.09 अक्षांश राजस्थान का विस्तार है। एक बात समझो कि राजस्थान का विस्तार यदि ऊपर से इधर आते हैं 23.03 से लेकर 30.12 पर आते हैं, तो यदि इन दोनों का अंतर देखा जाए तो ये 7.09 डिग्री अक्षांश का अंतर दिखाई देता है। कितने का अंतर दिखाई देता है, 7.09 का अंतर दिखाई देता है। राजस्थान के निम्न जिलों से होकर गुजरती है अपनी ये कर्क रेखा, है ना। ये 2 जिले हैं, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। और इस कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लेंथ है 28 किलोमीटर। कितनी है, 28 किलोमीटर। और इस कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीक शहर है वो है कुशलगढ़ शहर। सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, कुशलगढ़ शहर। आगे देखते हैं 21 जून क्या है, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, जिसे अपन कर्क संक्रांति भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और 2015 से इस दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून, जो कि सबसे बड़ा दिन है। राजस्थान की देशांतरी स्थिति चेक करते हैं। देशांतरी स्थिति मैंने बताया है कि जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें अपन देशांतरीय विस्तार कहते हैं। तो देखो 69.30 से लेकर 78.17 राजस्थान की देशांतरीय विस्तार है ना। और इसका जो गांव है ये है जैसलमेर का कटरा गांव और धौलपुर का सिलाना गांव। पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखा या ये राजस्थान का विस्तार है 869 किलोमीटर है। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं तो 826
826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो 869 किलोमीटर। मतलब कि राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और राजस्थान की ये जो ऊपर उत्तर से दक्षिण की लेंथ है ये कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। राजस्थान का सबसे मध्य गांव है वो लापोलाई गांव है ना। कौन सा गांव है? लापोलाई गांव है। इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसमें भी जो गांव है, मुख्य गांव है, वो कौन सा गांव है? गगराना गांव। वो मुख्य गांव है गगराना गांव। देशांतरी रेखाओं को समय एवं तिथि रेखा कहा जाता है। 10 देशांतर पर 4 मिनट का अपना 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। 4 मिनट का अंतराल पाया जाता है। और पूरे राजस्थान की बात की जाए तो सूर्य को पूर्व से पश्चिम आने में 35 मिनट और 8 सेकंड लगते हैं। 35 मिनट और 8 सेकंड लगते हैं। आम भाषा में समझाऊं मैं आपको तो आप इस साधारण भाषा में समझाऊं मैं आपको तो आप ऐसे समझो। देख, ये यदि मान लो कि आपके राजस्थान में राजस्थान है, ये आपका ये राजस्थान का नक्शा है ना। अब यदि सूर्य उगेगा तो पहले इधर उगता है, पहले सूर्य की किरणें इधर पड़ती है और सबके लास्ट में सूर्य की किरणें इधर पड़ती है। तो सूर्य की किरणें इनमें यहाँ से यहाँ पहुँचने में या यहाँ पर जो पहली किरण पड़ती है और यहाँ पर जो पहली किरण पड़ती है उसमें 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें यदि किलोमीटर में देखा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और यदि मील में देखो तो 1,32,139 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्र में राजस्थान का योगदान 10.41% है। याद रखना 10.41% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम है ना सबसे बड़ा राज्य है या प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। आगे देखते हैं अपन राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा कुल सीमा तो है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल सीमा स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। आप इसको दो भागों में बांट सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि दो देशों के मध्य बनाने वाली सीमा। अंतर्राज्यीय मतलब कि दो राज्यों के मध्य बनाने वाली सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ वो है 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय जो 5 राज्यों के साथ बनाती है वो है 4,850। यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 5,920 किलोमीटर निकल कर आती है। आगे देखो कि ये पाकिस्तान की जो ये रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो ये 1,070 किलोमीटर है, ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट नामक स्थान से शुरू होती है और ये बाड़मेर के शाहगढ़ नामक स्थान पर आकर खत्म होती है। और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस रेखा के नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। श्री गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है और बीकानेर की 168, जैसलमेर की 464 और बाड़मेर की 228। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है और बीकानेर की सीमा सबसे कम लगती है। पाकिस्तान के राज्य पंजाब और सिंध भारत से सीमा साझा करते हैं। पंजाब और सिंध। और पंजाब के तो 3 जिले बहावल नगर और बहावलपुर, ये सीधे सीधे हैं। एक तो बहावल नगर है और एक बहावलपुर है और एक है रहमयार खानपुर। और दूसरा जो प्रांत है सिंध प्रांत, उसके ये 6 जिले हैं जो
भारत या राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? गोटक्की, सुक्कर, संगर, केरपुर, अमरकोट और थारपारकर और मीरपुर। ये सिंध के वो जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। आगे इन्हीं चीज़ों को लिखित रूप में देख लो। जो रेखा है जो 1070 किलोमीटर है ना, जो किसके बीच में? राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ये सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, 17 अगस्त 1947 को किया था। इसकी शुरुआत श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है और इसकी ये खत्म बाड़मेर के शाहगढ़ पर खत्म होती है। राजस्थान की कुल सीमा का 18% है, राजस्थान की कुल सीमा का 18% है। पाकिस्तान प्रांत या राज्य 2 राज्य हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध, पंजाब के 3 जिले हैं और सिंध के 6 जिले हैं। श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान है उसके पास में सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है श्री गंगानगर का। कौन सा है? श्री गंगानगर का। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ना, दूरस्थ जिला मुख्यालय कौन सा है? निकटतम तो है श्री गंगानगर और दूरस्थ है बीकानेर। रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर का, है ना। कौन सा है? धौलपुर का। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850। पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5। कौन कौन से? ये देखो, पंजाब, हरियाणा। कौन कौन से? एक तो है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनको याद, जो ये जिले हैं राजस्थान के, किस राज्य के साथ में कौन कौन से, राजस्थान के कौन कौन से जिले साझा करते हैं सीमा, उनको याद करने की एक शानदार सी ट्रिक है श्री हनुमान। मतलब ये श्री का मतलब ये श्री का है श्री गंगानगर और हनुमान का है हनुमानगढ़। हरियाणा का है हरियाणा। देखो हरियाणा हरियाणा का सिंपल सी ट्रिक है, जय बजो हनुमान शेखावाटिया है। क्या है? जय बजो हनुमान शेखावाटिया है। जय मतलब कि जयपुर, बजो भरतपुर, हनुमान हनुमानगढ़, शेखावाटी से देखो सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी में 3 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। आए का ए पकड़ो और अलवर। तो कौन कौन से जिले हैं हरियाणा से लगने वाले? जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर। उत्तर प्रदेश से याद रखो बीड़ी। उत्तर प्रदेश वाले बीड़ी बहुत पीते हैं, तो बीड़ी। बी फॉर भरतपुर, डी फॉर धौलपुर। आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 2 करेला 100 किलो का, 2 करेला 100 किलो का। दोला मतलब कि धौलपुर, करेला मतलब कि करौली, 100 मतलब कि सवाई माधोपुर, किलो कोटा। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। गुजरात के साथ साझा करने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आप इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर। जालिम जालोर, है ना, बाबा एक तो बांसवाड़ा हो गया, दूसरा बाड़मेर, उसी उदयपुर और सिरोही, डूंगरपुर और डूंगरपुर हो जाएगा। तो जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर गुजरात से सीमा साझा करने वाले राजस्थान के जिले हैं। तो आगे देखते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा तो बनाता है झालावाड़, सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़। और किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा बनाता है बाड़मेर। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? और बाड़मेर। और किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सीमा तो बनाता है राजस्थान की झालावाड़, जो मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, और सबसे कम बनाता है बाड़मेर, जो गुजरात के साथ बनाता है।
पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के बीच का जिला है और सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 8 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? जालोर हो गया एक, है ना, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, चौथा नागौर, पांचवा अजमेर, छठा राजसमंद, सातवां उदयपुर, आठवां सिरोही। तो याद रखना, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, ये पाली इन जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो आगे देखते हैं राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण। राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, राजस्थान को जलवायु दृष्टि से 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो पश्चिमी रेतीला मैदान, है ना, पहला क्या है? पश्चिमी रेतीला मैदान, पहला आपका पश्चिमी रेतीला मैदान, है ना। इसमें लगभग ये जितने भी जिले हैं ये पश्चिमी रेतीला मैदान के अंतर्गत आते हैं। अगला है, दूसरा भाग है अरावली प्रदेश। कौन सा है? अरावली प्रदेश। ये जो पार्ट है ये अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तीसरा है अपना पूर्वी मैदान। तीसरा कौन सा है? पूर्वी मैदान। और चौथा है हाड़ौती। चौथा कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन से 4 जिले? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो देखो दोस्तों, अब इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं अपन, है ना। तो इस पश्चिमी रेतीला मैदान के बारे में बात करें तो इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 61.11%। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और इस पर जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है और इसमें 12 जिले सम्मिलित किए जाते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह दो कि यहाँ पे इस क्षेत्र में 12 जिले विस्तृत है ना। अगले यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी जलवायु है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। आप सब जानते हो जो 25 डिग्री, ये जो सीमा रेखा है, ये 25 डिग्री सीमा रेखा है, ये जो 25 डिग्री सीमा रेखा है ना, ये जो इस इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये तो है शुष्क और ये वाला पार्ट है, ये है अर्ध शुष्क। यहाँ पर 25 से 50 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर, यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पाई जाती है और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा पाई जाती है। इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगला है अपना ये अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 9% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और यहाँ पर राजस्थान की कुल 10% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10%। और लगभग 13 जिलों में ये विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? 13 जिलों में विस्तृत है। पर्वतीय और वनीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी और उपाद्र जलवायु कौन सी? यहाँ पर तो है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, यहाँ पर है उपाद्र जलवायु। तीसरा भाग आता है अपना पूर्वी मैदान का। कौन सा? पूर्वी मैदान का। तो पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है और 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। राजस्थान की कुल 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी पाई जाती है और यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अंतिम पार्ट है अपना हाड़ौती प्रदेश। कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.89% पर विस्तृत है, जहां पर लगभग राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है।
यहाँ पर निवास करती है। लगभग 7 जिले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। काली, रेगूर और रेगुड़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ की जो जलवायु है वो अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखो, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, है ना, उपाद्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। आप इस चीज को विशेष ध्यान में रखना। अगली है राजस्थान की झीलें। प्रमुख झीलें कौन कौन सी है ये देख लो आप। तो पहली झील है चूरू। पहली झील चूरू में कौन सी झील है? ताल छापर झील। चूरू में कौन सी झील है? ताल छापर झील। अगली है सीकर में रेवासा झील। रेवासा झील कहाँ पे है? सीकर में है। सांबर झील जयपुर में है। सिलीसेट झील अपने अलवर में है। सिलीसेट झील कहाँ पे है? अलवर में है। अगली है लोणकरणसर झील, है ना। अगली कौन सी है? लोणकरणसर। कहाँ पे है? बीकानेर में। बीकानेर में एक तो है लोणकरण और एक है कोलाय झील। बाल संबंध कायलाना झील कहाँ पे है? अपने जोधपुर में है। और फलोदी झील है अपने जोधपुर में। जोधपुर में 2 झीलें हैं, एक तो बाल संबंध कायलाना और एक है फलोदी बाब झील। फलोदी बाब झील। एक है अपने राजस्थान में, इधर से देखते हैं उदयपुर की झीलों में, एक तो जयसमंद झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील। जयसमंद झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील। राजसमंद में देखें तो राजसमंद में राजसमंद झील है। सिरोही में अपने नक्की झील है, जो देवताओं ने अपने नाखूनों से बनवाई थी। अपने यहाँ पे बाड़मेर में पंचभद्रा झील है। कौन सी झील है? पंचभद्रा झील है। जैसलमेर में कावो झील है। जैसलमेर में कावो झील है। नागौर में डीडवाना, डेगाना, कुचामन। डीडवाना, डेगाना और कुचामन झील है। पुष्कर अजमेर में अपने पुष्कर झील है ही, है ना। क्रेटर जो क्रेटर झील का एक उदाहरण है। अगला देखते हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य देखो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा लाउडली बोल दो। गणपति देवी वापस कर लीजिए। मान तो काइंड ये जो पास में था वो जो आज दिन केस कर रहे हैं, धीरे बोला वो आज दिन केस कर सकते हैं। जो तो चाहे दोस्तों वो बंदे टाइम में बिल्कुल आराम से होगा। ठीक है। हाँ, हाँ, तो आगे देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य में तालसा पर कहाँ पे? चूरू में। तालसा पर कहाँ पे? चूरू में। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कृष्ण नमक पाए जाते हैं। दूसरा है अलवर में सरिस्का और सरिस्का ए। ध्यान रखना, सरिस्का और सरिस्का ए 2 अभ्यारण्य है। 2013 में इन दोनों को अलग कर दिया गया, है ना। जो कि देखो सरिस्का से ही सरिस्का ए निकाला गया है, 2013 में निकाला गया था। और सरिस्का ए राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, आप सब जानते हो। आगे चलते हैं। आगे है जयपुर का जमोरामगढ़ और नाहरगढ़। ये दोनों कहाँ पे है? जयपुर में। जमोरामगढ़ और नाहरगढ़ दोनों जयपुर में है। नाहरगढ़ के बारे में एक विशेषता बताऊं, यहाँ पर घड़ियालों का जच्चाघर है। घड़ियालों का जच्चाघर, सॉरी, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। अगला है बंद बारेटा। बंद बारेटा अपने भरतपुर में। बंद बारेटा भरतपुर में है। और धौलपुर में ये 3 है, रामसागर, वनसागर और केसरबाग। रामसागर, वनसागर और केसरबाग, ये तीनों कहाँ पे है? धौलपुर में। अगले है केला देवी। केला देवी अभ्यारण्य करौली में। केला देवी अभ्यारण्य करौली में। और सवाई माधोपुर में सवाई से सवाई आद्र को सवाई से सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अपने बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अपने बूंदी में है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है, चित्तल की शरणस्थली। आगे है अपने ज्वार
और मगरा दर्रा, है ना, ज्वार और मगरा दर्रा कोटा में है, और बेंसरोडगढ़ और बस्सी अपने चित्तौड़ में है। बेंसरोडगढ़ और बस्सी चित्तौड़ में है। प्रतापगढ़ में अपना सीता माता अभ्यारण्य है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे? प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। अगला है उदयपुर में 3-4 है। एक तो है फुलवारी किनाल, एक है जयसमंद, एक है सज्जनगढ़, एक है कुंभलगढ़। और आगे ये देखते हैं सिरोही में माउंट आबू, सिरोही में माउंट आबू अभ्यारण्य। आगे देखते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान, है ना, गोडावना का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पे गोडावना का प्रजनन केंद्र है। अगली बात, यहाँ पर फोसिल, है ना, वुड फोसिल पार्क है। यहाँ पे वुड फोसिल पार्क भी यहीं पे है। यहाँ पे मतलब प्राचीन काल के जीवाश्म पाए गए हैं। आगे और कौन कौन से हैं? अजमेर में है टोडगढ़ रावली। अजमेर में कौन सा है? टोडगढ़ रावली। ये आपके अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। आप इनको एक बार और रिकॉल कर लेना। अच्छा, ये चंबल गढ़ियाल अभ्यारण्य, यह है अभ्यारण्य चंबल नदी में बनाया गया है। चंबल नदी में बनाया गया है, राणा प्रताप सागर में यमुना नदी तक विस्तृत है। राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक विस्तृत है। आगे देखते हैं अपन मिट्टियाँ। राजस्थान की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती है और किस एरिया में ये पाई जाती हैं, ये देख लो आप, है ना। देखो मिट्टियों में जो ये पार्ट है ना, गंगानगर का ये पार्ट है, यहाँ पर बूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। बूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। बाकी जो ये शेष पार्ट है, जो अरावली के इधर वाला पश्चिम की तरफ वाला इलाका है, इसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? रेतीली मिट्टी। बस ये थोड़ा सा अलग पार्ट है श्री गंगानगर में, जहाँ पे बूरी रेतीली मिट्टी, बूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। आगे इधर देख लो, अपने जो ये सेक्टर है ना, इस सेक्टर में बाड़मेर के इस पार्ट में लवणीय मिट्टी पाई जाती है ना। इसीलिए तो आप वो खारी नदी, है ना, जो खारी हो जाती है, इसीलिए तो होती है लवणीय मृदा के कारण ये खारी हो जाती है, बालोतरा बाड़मेर के बाद में। आगे ये जो अरावली का पार्ट है, वहाँ पे बूरी और रेतीली मिट्टी, इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। बूरी और रेतीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। आगे जो ये पार्ट है, इस पार्ट में दौसा जयपुर वाले इलाके में कछारी मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। और ये जो इलाका है, इस इलाके में बूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे बूरी रेतीली कछारी मिट्टी, ये जो ब्लू कलर में है, इस पार्ट में बूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। हाड़ोतिल का ये पार्ट है ना, जहाँ पे 12 आ गया, है ना, ये थोड़ा सा झालावाड़ आ गया और ये थोड़ा सा कोटा वाला इलाका आ जाता है। यहाँ पे मध्यम काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी। और ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो पश्चिमी झालावाड़ वाला इलाका है, इस इलाका में काली मिट्टी पाई जाती है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये मिट्टी मध्यम काली मिट्टी, ये काली मिट्टी और ये मिश्रित लाल मिट्टी, कौन सी है? मध्यम काली, फिर काली, मिश्रित लाल मिट्टी, और ये लाल लोमी मिट्टी है। ये इस पार्ट में लाल लोमी मिट्टी है और इस वाले इलाके में लाल मिट्टी है। देखो, एक तो सीधा मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर आपको, और हो सकता है कि फसल पूछ ले, भाई किस एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है। और आप तो इतना तो जानते होंगे कि मृदा के आधार पर ही फसलें बोई जाती है ना। जैसे कि आप इधर आओ, ये झालावाड़ वाला इलाका है ना, इस झालावाड़, ये मालवा, क्योंकि ये मालवा पठार पर है और मालवा लावा निर्मित चट्टान है, तो यहाँ पर काली मृदा बहुत पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? काली मृदा है। और काली मिट्टी में या तो आप कपास बोलो, है ना, या तो आप कपास बोलो, या आप गन्ना बोलो, है ना, आपके गन्ना भी हो जाएगा, या फिर आप चना बोलो, है ना, चना बोलो, या मक्का बोलो। अब तुम कोई आदमी, इधर का आदमी चाहे
कि यार इधर है ना कपास गन्ना ये बहुत बो लिया, एक बार बाजरा बो के देखते हैं तो यहाँ पे वो बाजरा उगाने की कोशिश करेगा, बाजरा उसका उग जाएगा, है ना। तो ये बाजरा नहीं होगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बाजरे की बात आई तो बाजरा इस इलाके में सर्वाधिक होगा, इस इलाके में सर्वाधिक होगा, क्योंकि जो बाजरे के पौधे को जो मिट्टी चाहिए वो रेतीली मिट्टी प्रकार की चाहिए, है ना। काली मिट्टी में ये नहीं हो पाएगा। तो इस आधार पर भी आप कैटेगराइज थोड़ी भी से भी समझदारी दिखाते हो, है ना, बेसिक समझ का भी आप प्रयोग करते हो ना, तो आप इसका आप आकलन लगा सकते हैं। मान लो आप मिट्टी पढ़ ली तो आपकी फसल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और फसल पढ़ ली तो मिट्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आगे देखते हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखना और एक बार जो फसलें हैं उनका देख लेना कि कैसे क्या किस सेक्टर में कौन सी मिट्टी या फसल होती है। आगे ये है अपने जो भारत के प्रमुख बांध है ना, उनके ऊपर है। जो प्रमुख बांध है एक बार देख के चले जाना, बांध से क्वेश्चन आता ही आता है ना। तो इसलिए भाई एक ये भी आपका शॉर्ट में ये आपका काम हो जाएगा। भारत के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं देख लो। एक तो पोंग बांध है ना, थीन बांध, आपको ये नक्शे के हिसाब से राज्य तो पता ही होंगे, मैं थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ। पोंग बांध, थीन बांध, टिहरी बांध उत्तराखंड में, राणा प्रताप सागर बांध है ना, गांधी बांध गुजरात में, कडाना बांध है ना, सरदार सरोवर बांध है ना, ये आप इंडिकेट है इसके यहाँ पे, ये गुजरात में ये इंडिकेट है, ठीक है। उकाई बांध भी बोलते हैं इसको, उकई या उकाई बांध ज़्यादा बेटर है। अपर तापी बांध, इंदिरा सागर बांध है ना, खड़क वालसा, कोयना, कृष्ण राजा सागर, पेरियार, इडुक्की, मेत्तूर, कबिनी, तुंगभद्रा, अलमाटी, श्री राम सागर, अपर इंद्रावती, महानदी, हीराकुंड बांध, मेथोन बांध, तिलेया, रिहंद, बनसागर, बागड़ा बांध जिसे गोविंद सागर बांध भी कहते हैं। आप एक काम और करना कि कौन सा बांध किस नदी पर है ना, कौन सा बांध किस नदी पर है, एक बार ये आप क्लियर कर लेना किस बांध कौन सा बांध किस नदी पर है। एक लेक्चर में इतना बताना थोड़ा असंभव सा है, असंभव तो क्या है, थोड़ा मुश्किल है। तो आप देख लेना इन चीज़ों को, आप अपने स्तर पर कर लेना, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 11वीं का जो NCERT का जो दूसरा तीसरा चैप्टर है उसमें एक पेज में ये पूरा आ जाता है, या फिर मैं लिंक नीचे PDF डाल देंगे, आप उसमें से चेक कर लेना, ठीक है। तो आप नदियों को इन सबको पेंच बांध यहाँ पे है मध्य प्रदेश में, तो आप इनको क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच और इन्जॉय करो, अपना एग्ज़ाम है। थैंक यू।